हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज फिर हम एक और नए लेक्चर के साथ आए हैं। जैसा कि कल हमने कहा था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो उसी के आगे कंटिन्यूस में आज हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल हमने 30+ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, जो कि संविधान सभा से संबंधित थे और संघीय कार्यपालिका से संबंधित थे। उसके आगे ही आज हम कहीं ना कहीं प्रीएम्बल से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना से हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रस्तावना का मोटा मोटा सा आप अगर पढ़ रखा हो तो अच्छी बात है, ना पढ़ा हो तो फिर आप रिवीजन करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना तो और उसको अच्छे से कर सकते हो। प्रियम्बल जैसे कि हमारी शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, फिर स्वतंत्रता, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता एवं अवसर प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है ना, और बंधुत्व की भावना, ये है हमारा पूरी प्रस्तावना। ठीक है ना, उसी से संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, संविधान की प्रस्तावना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। ठीक है ना, ऑप्शन हमारे पास है मूल दर्शन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, साम्यवादी स्वरूप, नास्तिक राज। तो देखो, अगर आपने प्रस्तावना पढ़ा हो तो प्रस्तावना में हमें जर्नली तीन चीजें देखने को मिलती है। एक तो प्रस्तावना में हमें दर्शन देखने को मिलता है, जो संविधान का दर्शन पूरा जो प्रस्तावना में दिया गया है। दूसरा, हमें शासन का स्वरूप देखने को मिलता है कि शासन का स्वरूप कैसा होगा। ठीक है ना। तीसरा, हमें शासन का उद्देश्य कैसा होगा, वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इधर भी पूछा गया है प्रस्तावना संविधान का क्या निहित है। तो देखो, लोकतंत्र तो दिया नहीं है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट लोकतंत्र, ठीक है ना, साम्यवादी स्वरूप, कम्युनिस्ट समाजवादी होता तो मान सकते थे, नास्तिक राज ये भी नहीं है। उसमें हमें क्या मिलता है, मूल दर्शन देखने को मिलता है, मूल दर्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रस्तावना के संविधान में क्या निहित है, मूल दर्शन निहित है। ठीक है ना, अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है ना, तो देखो, मैंने अभी जैसे बताया कि प्रस्तावना शुरुआत कहां से थी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो ये क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस वर्ड का मीनिंग पूछा गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण, पूर्व समझते प्रभुत्व, ठीक है ना, इसको सोवेरेनिटी बोलते हैं, प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब ये होता है, देखो, किसी भी राज्य का अगर आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोलोगे, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, इसका ये होता है, ये हमने कल भी पढ़ा कि कोई भी राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व राज्य उसको बोला जाएगा जो अपने आंतरिक मामले, आंतरिक मामले, आंतरिक मामले और बाह्य मामले, बाहरी मामले, ठीक है ना, आंतरिक मामले में आ जाएगा हमारा, जैसे कि हमारे आर्थिक स्थिति क्या होगी, सामाजिक संरचना क्या होगी, ठीक है ना, शिक्षा क्या होगी, शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, ये सब क्या आ जाती है, आंतरिक मामले आ जाते हैं। ठीक है ना, और बाहरी में क्या आ जाती है, विदेश नीति क्या होगी, ठीक है ना, विदेश नीति हमारी क्या होगी, ये आ जाते हैं बाहरी मामले। तो संपूर्ण प्रभुत्व मतलब ये होता है कि इन दोनों को, आंतरिक मामले और बाहरी मामले लेने के लिए कोई भी राज्य पूर्ण स्वतंत्र हो, राज्य पूर्ण तरीके से, पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो, पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो, ठीक है ना, उस पर किसी भी बाहरी दबाव ना हो। तो सवाल क्या आ जा रहा है, केवल आंतरिक मामले और बाहर और स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या है, केवल बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय की लेने की शक्ति, ये भी हो जाएगा गलत। आंतरिक व बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, आंतरिक व बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। ठीक है ना, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। देखो, लोकतंत्र कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, लोकतंत्र कई प्रकार के होते हैं। जनरली
जो मुख्य माने जाते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है ना, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये है, ठीक है ना। और फिर मिश्रित रूप वो एक अलग बात होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट, देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो शासन का संचालन हो रहा है वो लोग स्वयं अपने अनुसार और स्वयं सम्मिलित होकर ही उस शासन का संचालन करते हैं। जैसे कि यूनान में जो नगर राज्य पाए जाते थे, जो हमने पढ़ा भी था, ठीक है ना, थ्योरी में, तो उसमें हमने यही समझा था कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता था उसका ये था कि साल में 2 बार लोग आपस में मिलते थे। तो एक साल में 6 महीने में मिल रहे हैं, तो 6 महीने पुराने, मतलब जो 6 महीने निकल गए हैं उनमें जो जो निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों का एक बार मूल्यांकन करेंगे, और आगे 6 मंथ जो आने वाले 6 महीने हैं उनमें क्या क्या है निर्णय लेने चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए, समाज की परिस्थितियों के अनुसार कुछ संशोधन वगैरह करनी चाहिए। तो आपस में लोग मिलते थे, बैठते थे और शासन का संचालन करते थे। उसको बोलते थे क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है ना। उस समय जो राज्य की जनसंख्या होती थी वो मुश्किल से 1,000 होती थी, ठीक है ना, और ज्यादा भी होती थी। तो जो दास लोग थे, तो उस समय यूनान में दास लोगों को तो मनुष्य मानते ही नहीं थे, तो उसको काउंट भी नहीं करते थे, ठीक है ना। तो जो एक एलिट क्लास थी वही सामंत व्यवस्था भी जिसको बोलते हैं, वही इस शासन का संचालन करते थे, उसको बोलते प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं कि पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है, राज्य भी इतने बड़े बड़े, कहाँ हर व्यक्ति पूरी तरह शासन करेगा। तो अब क्या निकाला गया ना, इन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होगा कि व्यक्ति स्वयं शासन में संचालन में सहभागी ना होके कहीं ना कहीं अपने प्रतिनिधि को भेजेगा। जो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और वर्तमान समय में दुनिया में जितने भी देशों में लोकतंत्र कार्य कर रहा है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही कार्य कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें सुविधाएं हो जाती हैं कि हम अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, वो पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में वो फिर विधि निर्माण करता है, वहीं से कार्यपालिका का निर्माण होता है, ठीक है। अभी भी जैसे अगर आप देख रहे हो तो इलेक्शन चल रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। संवैधानिक क्षेत्र में जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, इलेक्शन जीत जाएगा, तो संसद में वो क्या हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसको बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो वर्तमान समय में सारी दुनिया में क्या है, तो भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र बता ही दिया कि वर्तमान समय प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ अंश हम जरूर देख सकते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया। स्विट्जरलैंड में भी अंश इस समय में देख सकते हैं कि जब वहां पर भी कोई भी कानून का निर्माण अगर करना पड़ता है, ठीक है ना, तो वहां एक रेफरेंडम कराया जाता है, जनमत संग्रह कराया जाता है, ठीक है ना। और वहां की पॉपुलेशन अगर चाहे तो 50% किसी भी कानून का निर्माण करने है तो वह एक एक्ट या कोई प्रस्ताव पारित करके संसद को भेज सकती है, संसद उस पर जनमत संग्रह कराएगी। तो कुछ अंश पाए जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको अभी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। दोनों का मिश्रित स्वरूप कोई मतलब नहीं है और इनमें से कोई में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। फिर क्या है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है, ठीक है ना। भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है, ठीक है ना। किन उपबंधों में हुआ है, ऑप्शन क्या है, उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्य में। नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कर कर उत्तर चुनिए, ठीक है। अब ये है, तो अगर हम किसकी बात करें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो मैंने अभी जो प्रस्तावना आपको पढ़ के बताई थी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है ना, तथा उसके समस्त नागरिकों राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या हो गया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेंगे, ये हमें सबसे पहले कहां मिल जाता है, प्रस्तावना में, उद्देशिका में मिल जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या मूल अधिकार में हमें ये देखने को मिलता है, मूल अधिकार में हमें ये देखने को मिलता है,
तो देखो मूल अधिकार में हमें ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मूल अधिकार में हमारे मूल अधिकारों की बात की गई है, ठीक है ना। उन अधिकारों के जरिए जरूर हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, लेकिन हमें उसमें स्पष्टता कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन तीसरा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसमें अगर आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अच्छे से पढ़ा हो तो उसका क्लासिफिकेशन भी हम करते हैं ना, कि ये गांधीवादी हैं, ये समाजवादी हैं, ये उदारवादी हैं। तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम सामाजिक न्याय की भी बात करेंगे, आर्थिक न्याय की भी बात करेंगे और राजनीतिक न्याय की भी, क्योंकि वही इन सभी चीजों को एक सुनिश्चित करते हैं और वहीं से ये अवधारणा निकली है। तो ऑप्शन हमारा क्या, तीसरा सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन क्या है, मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य में तो हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है कि जिसमें, उसमें तो हमें विरासत का सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना, इन सब बातों की बात की गई। तो नीचे क्या दिया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चाहिए। तो हमारे क्या है, पहला और दूसरा, ओ सॉरी तीसरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, 1 और 3। समझ गए कि उद्देशिका में भी हमें सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन इसके बाद आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी है तो उसके तत्व बताना है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, संविधान के अधिकार का स्रोत। तो संविधान के जो अधिकार हैं उसका स्रोत क्या हमें प्रस्तावना से मिलता है। दूसरा क्या है, भारतीय राज्य की प्रकृति, उसका हमें क्या स्रोत मिलता है। तीसरा क्या, संविधान के उद्देश्य, क्या उसका हमें स्रोत मिलता है। चौथा क्या, संविधान के लागू होने की तिथि, क्या हमें उसका स्रोत मिलता है। तो देखो अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा हो प्रस्तावना, ठीक है, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं ये चारों चीजें ही हमें देखने को मिलती हैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि उसमें देखो सबसे पहले अधिकार की स्रोत की बात की गई है। तो अधिकार तो अभी हम पीछे पढ़ के ही आए हैं, ठीक है। सामाजिक आर्थिक न्याय, ये क्या, ये अधिकार ही है, ठीक है। फिर हमें स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें धर्म, विश्वास, उपासना, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा, बंधुत्व। तो संविधान के अधिकार का भी स्रोत क्या है, प्रस्तावना है। दूसरा क्या है, राज्य की प्रकृति। तो राज्य की प्रकृति भी कैसी होगी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये भी हमें भारतीय राज्य की प्रकृति भी देखने को मिलती है। फिर दूसरा क्या है, संविधान के उद्देश्य। तो संविधान के उद्देश्य भी हमें देखने को मिलते हैं। उद्देश्य क्या है, वही उद्देश्य क्या है, न्याय, उद्देश्य क्या है, न्याय, न्याय, समानता, बंधुत्व, ये क्या है, ये उद्देश्य हैं। संविधान के लागू होने की तिथि भी हमें दिखती मिलती है, 26 नवंबर 1949, 1940, ये भी हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। संविधान के अधिकार का भी स्रोत हमें देखने को मिलता है, राज्य की प्रकृति भी, और संविधान के उद्देश्य भी, और संविधान लागू होने की तिथि भी हमें देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत की संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। देखो भारत के संविधान की प्रस्तावना में बात किसकी गई, स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया। स्वतंत्रता जो अभी मैंने बताया था, ठीक है ना, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, इन सब स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है किसमें, प्रीएम्बल में। वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया, धर्म की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अवसर की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता, इन सब चीजों की बात की गई है। देखो तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अवसर की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता। तो अगर आप इसमें देखो धर्म की स्वतंत्रता बात की गई है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई, आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई, आर्थिक स्वतंत्रता की बात ना करके क्या की गई है, आर्थिक न्याय, 3 सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय।
ठीक है, फिर है अवसर की स्वतंत्रता, ये भी है, फिर विचार की स्वतंत्रता, ये भी है, विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, धर्म की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता, तो ऑप्शन, ठीक है। आर्थिक क्या है, ये तीन चीजें क्या दी गई, न्याय के बारे में बात की गई। जैसे यहां मैं लिख दूं न्याय, न्याय कौन कौन से न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन सब की बात की गई। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ना कि किसकी बात, स्वतंत्रता की बात, ना कि स्वतंत्रता की बात, ना कि स्वतंत्रता की। दूसरा क्या है कि धर्म की स्वतंत्रता मैंने बता ही दिया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता। अवसर की स्वतंत्रता ना होकर किसकी बात की गई, समानता की बात, समानता की बात। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो क्या बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द 42वें संविधान संशोधन से पहले शामिल थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान से संबोधन शामिल थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता, लोकतंत्रात्मक। ठीक है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। जो देखो 42वां संविधान संशोधन है उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, मैं वो आपको बता देता हूं जिससे कि आपको ये आराम से कर सकते हो। 42वें संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, 1976, 1976 में जोड़े गए शब्द, में जोड़े गए शब्द, जोड़े गए शब्द। इसमें देखो सबसे पहला कौन था, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म जिसको बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, फिर अखंडता। ठीक है, ये शब्द जोड़े गए, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड अखंडता। ठीक है, ये तो इसमें क्या पूछा गया कि 42वें संविधान संशोधन से पहले प्रस्तावना में तो समाजवाद तो था नहीं, ये बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, कौन कौन से हुए, एकता हो गया और लोकतंत्रात्मक हो गया, यही शब्द जोड़े गए बाद में। ठीक है, तो हमारा इसके हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर का प्रयोग कीजिए। 3 और 4 ऑप्शन कहां है, ऑप्शन सी, ऑप्शन शाह में 3 और 4, समझ गए ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रम अनुसार चुनिए, अंतर्लिखित क्रम अनुसार चुनिए। इसमें आपको क्रम बताना है, इसमें आपको क्रम बताना है। 2, 3, 4, ये ऑप्शन लिखना भूल गए तो ये ऑप्शन कौन है, इधर आ जाएगा 1। ठीक है, 2, 3, 4 और 1, इसको अच्छे से लिख देते हैं। चलो भाई बताओ, टिक लगाओ क्या होगा, 2, 3, 1, 4। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, इनको आपको बताना है क्रम अनुसार। तो प्रियम्बल आपको रटी होनी चाहिए तभी आप इन सवालों को सॉल्व कर पाओगे, वरना अटक जाओगे। ठीक है, तो प्रियम्बल रटी होगी तो वही वापस रिपीट करो कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो सबसे पहले क्या आया, न्याय, न्याय ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन सा और न्याय, तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय। उसके बाद क्या आएगा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कौन सी थी, धर्म, विश्वास, उपासना, अभिव्यक्ति। तो दूसरा कौन सा आ जाएगा, ये स्वतंत्रता। फिर कौन सा आ जाएगा, फिर उसके बाद समता, तो अवसर की समता। तो ऑप्शन कहीं ना कहीं ये बी हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में फ्रेटर्निटी जो बंधुत्व आ जाता है। ठीक, तो आपको प्रियम्बल अच्छे से याद होना चाहिए। और प्रियम्बल देखो संविधान का मूल दर्शन है, उसको अगर आप अच्छे से
पढ़ोगे समझोगे तो संविधान आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे ही आप कहीं ना कहीं संविधान का एक दर्शन समझ लोगे। और फिर कभी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट होती है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके दर्शन के अंदाज पर ही वो सही और गलत का निर्णय ले सकते हो, क्योंकि वो उसका पूरा दर्शन है। और दर्शन एक बार किसी चीज का समझ में आ गया तो बार बार आपको उस चीज को दोहराने की या पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो समझ गए ना क्या है? सबसे पहले किसका वर्णन हुआ? न्याय। न्याय के बाद स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद समता। और समता लास्ट में क्या? बंधुत्व। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। भारतीय प्रस्तावना की संविधान में उल्लिखित है, ये तीनों बारे में पूछा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या भारत की संविधान की प्रस्तावना में ये तीनों चीजों का उल्लेख है? प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता और विचार की समानता। देखो, प्रतिष्ठा की समानता, विचार की समानता और अवसर की समानता, अगर आप इन चीजों को समझो, ठीक है, हाँ, अगर आप इन चीजों को समझो और पढ़ो तो प्रस्तावना में हमें क्या है? प्रतिष्ठा की समानता। अभी हम जो पीछे पढ़ के आए हैं ना, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ो, समता, स्वतंत्रता, न्याय, तो सबसे बाद में क्या था? समता। समता में क्या था? अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता है, ठीक है ना। विचार की समानता नहीं है, विचार की क्या होगी हमें? स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता। तो हमारा क्या नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। तो पहला होगा सही, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ऑप्शन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन सी, एक और दो। क्योंकि देखो ये क्या है? ये स्वतंत्रताएं हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्र, ये क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता, धर्म, ठीक है, विश्वास, उपासना और विचार, अभिव्यक्ति, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, ठीक है ना। कभी भी अगर फैक्ट में आ जाए तो फैक्ट में ऐसा लिख सकते हो कि प्रस्तावना में, प्रस्तावना में, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का वर्णन है, का वर्णन है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है? नहीं है, अब ये याद रखना, नहीं है, इन कीवर्ड को याद रखना, नहीं है। क्योंकि अगर आपने जल्दी जल्दी पढ़ लिया निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित है, नहीं दिया, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक। तो उसमें पहला क्या है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो चारों को पढ़ो और टिक लगाओ, क्या कहना चाह रहे हैं। अभी मैंने 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं बताई थी, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो जो आर्थिक है ना, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक क्या है? न्याय की बात की गई है। आर्थिक स्वतंत्रता ना करके किसकी? न्याय की बात की गई है, न्याय। और तो ये तीनों हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता सम्मिष्ट नहीं है। कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में? ये नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंब होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंब होता है? सवाल ये है, ऑप्शन दिए गए हैं, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो कहीं ना कहीं ये हमें उद्देशिका में देखने को मिलता है। और देखो इधर एक बात और आप नोट कर लो, ये जो है ना, अगर कभी भी आप एक बात पर विचार करो कि संविधान का दर्शन क्या है, तो संविधान का दर्शन भी यही होता है। अगर आपसे पूछे संविधान, संविधान का
दर्शन क्या है, या भारतीय संविधान का दर्शन किसको कहेंगे, या भारतीय संविधान का दर्शन किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, किसको कहेंगे। तो आंसर यही होगा क्या, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक और मूल कर्तव्य। यही है पूरा संविधान का दर्शन। तो जो मैं अभी आपसे बोल रहा था ना कि संविधान का दर्शन अगर अच्छे से पढ़ लिया तो संविधान में और तो फिर क्या है, और तो सिर्फ सॉरी, और तो फिर कहीं ना कहीं कार्यपालिका के काम है, विधायिका के काम है और न्यायपालिका काम है। क्योंकि संविधान जो होता है ना, संविधान जो मूल उद्देश्य होता है या किसी भी देश का जो संविधान का निर्माण होता है, उस निर्माण में सिर्फ 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। किस पर, विधायिका, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ठीक है ना। तो बाकी जो संविधान है वो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों चीजों को ही डेडिकेट है। रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, या बचा हुआ संविधान लिख लो, बचा हुआ संविधान, रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन तीनों के बारे में बात करता है। किसमें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। अगर आप दर्शन को हटा दो तो मेन क्या है, दर्शन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधित संस्करण, संशोधित संस्करण, नेहरू रिपोर्ट का, अगस्त प्रस्ताव का, उद्देश्य प्रस्ताव का, उपयुक्त सभी। तो अगर आपने कल की क्लास को अटेंड किया हो तो कल की क्लास अटेंड में मैंने आपको संविधान सभा के बारे में बताया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 की, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके 2 दिन 13 दिसंबर, बैठक अगर काउंट करोगे तो वो 5वीं थी, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। उस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो कि आगे चलकर 22 जनवरी 47 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो रखा गया था वही आगे जाके ही हमारे संविधान की क्या, प्रिएम्बल प्रस्तावना या उद्देशिका बना है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव का। नेहरू रिपोर्ट जो मैंने बताया था कि साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन के बाद जो संविधान सभा की मांग चल रही थी और संविधान बनाने की मांग चल रही थी, तो फिर साइमन कमीशन को गो बैक कर दिया, वापस भेज दिया गया और उसका बहिष्कार किया। और फिर संविधान, साइमन कमीशन ने ये कहा था कि आप भारतीय खुद अपना संविधान निर्माण करके बताओ और उन सबको एक मंच पर लेके आओ तो फिर हम आपको मानेंगे। तो फिर नेहरू रिपोर्ट आई थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया गया था, अगस्त प्रस्ताव उसके बाद। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। उद्देश्य प्रस्ताव में ही कुछ भागों को हटा के हमने उद्देशिका को वहीं से लिया है, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वही है। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं 23 क्वेश्चन। ये क्या है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें कुछ शब्द जोड़े। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। अब देखो, बात वही आ जाती है कि प्रस्तावना हमें फिंगर पर याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगी तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने, एक भी क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्रस्तावना वाकायदा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि देखो सवाल क्या पूछा गया, आपको अनुक्रम। तो अगर आपको यह पता है कि प्रस्तावना में क्या क्या पूछा गया, क्या क्या नहीं पूछा गया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि उनको प्रस्तावना में किस टर्म के बाद कौन सा टर्म लिखा है, स्वतंत्रता पहले दी गई है या सामान्यता पहले दी गई है, या बंधुत्व पहले दिया गया है, न्याय पहला दिया गया है, या पंथ निरपेक्ष पहले लिखा गया है, या लोकतंत्र पहले लिखा गया है, अखंडता एक बार लिखा गया है, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको पूरा प्रिएम्बल अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको 42वें संशोधन अधिनियम 1976, अब सबको पता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से क्या जोड़ा गया है,
लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उनका अनुक्रम क्या है, क्रम अनुसार। वो तभी आपको पता चलेगा जब आपको वो चीजें बाकायदा अच्छे से याद हो। अगर याद नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है। पहले क्या, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी। तो देखो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको पढ़ना फिर आप टिक करना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा आएगा हमारा, ऑप्शन सी, समाजवादी। समाजवाद आएगा, समाजवाद के बाद पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्र गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो पहले पंथ निरपेक्षता नहीं आएगा, समाजता नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, समाजवाद। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। फिर आते हैं हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। प्रस्तावना के अनुसार विधायक अपनी शक्तियों को उपयोग करने के लिए बाध्य है। अब इस आप क्वेश्चन को समझना, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है या प्रस्तावना अलग है, इस पर डिबेट है। प्रस्तावना के अनुसार विधायक अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य। देखो प्रस्तावना में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, क्योंकि विधायक अपनी शक्तियों को उपयोग करने के लिए बाध्य है। इसमें प्रस्तावना में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है। प्रस्तावना में तो सिर्फ शासन का स्वरूप कैसा होगा, शासन का उद्देश्य क्या होगा, ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया, जो भी मैंने बताया था 13 दिसंबर को रखा गया था, 22 जनवरी 1947 को कहीं ना कहीं प्रस्तावना पर मोहर लगा दी गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, पीछे हम पढ़ के आए हैं, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। 3 शब्द याद रखना। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब आपको 1950 में भारत के संविधान की वास्तविक स्थिति बताना है। जब संविधान लागू हुआ था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, हाँ था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। देखो पंथ निरपेक्ष अभी हमने पढ़ा है, ये कब जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। दूसरा क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी दोनों थे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो देखो ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये भी दोनों क्या है, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। ठीक है ना, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 1950 वाला। तो ऑप्शन ये वाला हमारा ऑप्शन सा वाला ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वो तो था ही, लेकिन ये सी वाला ज्यादा बेटर है। फिर हम आ जाते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, भारत का संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है ना, अब ये पार्ट टू के क्वेश्चन अब आ गए हैं। अब हम उन क्वेश्चन को एक एक करके समझते हैं। भारत का संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो का पुनर्गठन। सबसे पहला क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब आपको यह बताना असत्य। निम्नलिखित राज्य पुनर्गठन आयोग आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों, पहला क्या, केंद्र सरकार ने, और देखो ये क्या बताना है आपको, असत्य बताना है, ये याद रखना, असत्य बताना है। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, ये सच बात है।
राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों का सीमा निर्धारण व बोली जाने वाली भाषा के आधार, ये देखो ये गलत है। भाषा के आधार पर इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो भाषा के आधार पर नहीं थी, वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ही थी। ठीक है, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, ये भी सही है, राज्य पुनर्गठन आयोग इसी रिपोर्ट के आधार पर किया गया। और पहला राज्य जो बना था वो कौन सा बना था, हमारा आंध्र प्रदेश, जो आपको पता ही है। दूसरा क्या है, फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये भी सही है। तो देखो इसमें जो हमारा गलत होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला, क्योंकि इसमें जो बात की गई है, कौन सी बात की गई, भाषा की बात की गई, भाषा। फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, ये तो बड़ा फैक्चुअल है, ठीक है ना, एमपीपीएससी टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा सरल है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 25 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र, 28 राज्य एवं 7, 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र। तो इसमें ये वाला सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना, 28 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। फिर आ जाते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 के अनुसार आपको बताना है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, ठीक है ना, अनुच्छेद 3 के बारे में बताना है, संसद विधि द्वारा क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती। किसी भी देश पर आक्रमण करने की घोषणा, अरे ये तो कर ही नहीं सकती है। वैसे अभी माहौल जरूर बन रहा है कि किसी भी देश, और किसी भी देश कौन सा हो सकता है, ये तो जग जाहिर है, एक ही है जिस पर आक्रमण करने की जरूरत है, लेकिन वो आर्टिकल 3 से नहीं, वो बिना पूछे ही कर दो, कोई संसद में बताने की जरूरत नहीं है, मामला वैसे ही बिगड़ता जा रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। फिर किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते, हाँ ये सही है, आर्टिकल 3 में किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। फिर क्या है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल लिख दिया, टाइपराइटर मास्टर, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ठीक है, ये भी सही है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता परिषद की स्थापना, ये गलत है, ये ऑटोनॉमी काउंसिल की बात यहां नहीं की गई है। आर्टिकल 3 में ऐसी कोई भी बात नहीं कही, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो अगर हम नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल 2 और 3। समझ गए ना कि आर्टिकल 3 में किसकी बात की गई, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ऑप्शन 3। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, भारत के संघ क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं, भारत के संघ क्षेत्र में। तो देखो इधर एक बात याद रखना, दो शब्दों को बड़े अच्छे से समझ लेना। एक होता है भारत का संघ, भारत का संघ, भारत का संघ, ठीक है ना, इस शब्द को समझ लेना। और दूसरा होता है भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। और कभी कभी ये भी लिखा आ जाएगा भारत का संघ राज्य क्षेत्र, भारत का संघ राज्य क्षेत्र। तो इन दोनों को आराम से समझ लो, ठीक है ना। भारत का संघ यूनियन ऑफ स्टेट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्षेत्र भारत का, ठीक है ना, और संघ राज्य क्षेत्र यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का संघ, देखो संघ का मतलब ये है कि भारत के अंदर कितने राज्य, कितने राज्यों को मिलकर संघ बना है, ये याद रखना, कितने राज्यों को मिलकर संघ बना है। तो संघ में क्या आ जाएंगे, सभी राज्य या राज्य, ठीक है ना। और ये आ जाएगा राज्य क्षेत्र। अब इसमें क्या आ रहा, इसमें वो सारा क्षेत्र शामिल आ जाएगा भारत का ज्योग्राफिकली, उसमें देखो सभी राज्य शामिल आ जाएंगे, उसमें सभी संघ शासित क्षेत्र भी शामिल आ जाएंगे, और उसमें वह क्षेत्र भी शामिल आ जाएंगे जो कहीं ना कहीं हमने ऑक्युपाइड किए हैं, एक्वायर किए हैं, किसी देश से लेन देन में, जैसे बांग्लादेश से समझौते के तहत लिए गए हैं, ठीक है ना, वो सारे क्षेत्र पर शामिल हो जाएंगे। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या लिखा है कि भारत के संघ, इसकी डेफिनेशन के अनुसार जो हमारा आंसर होगा या क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, सभी राज्य, सभी राज्य आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम इन तीनों को लें तो इन तीनों में आ जाएगा क्या, भारत का संघ राज्य क्षेत्र या भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र।
भारत का राज्य क्षेत्र, ये आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, सिर्फ संघ पूछा गया, यूनियन ऑफ स्टेट पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर चुनना है। सही में क्या आ जाएगा, केवल एक। सही उत्तर में क्या आ जाएगा, केवल एक। फिर हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पे ध्यान रखना। असत्य क्या पूछा गया, 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, ये तो सच बात है। 1960 में ही बंबई से भाषा के आधार पर मराठी और गुजराती दो राज्यों का सेपरेशन किया गया था, मराठी और गुजराती। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। देखो जो मणिपुर है ना 1972 में तो बनाया गया था, लेकिन ये सच बात नहीं है कि मेघालय से अलग करके बनाया गया था। ये कहां से अलग करके बनाया गया था, असम से अलग करके बनाया गया था। असम, त्रिपुरा, ठीक है ना, इनसे अलग करके बनाया। नागालैंड का गठन 1963 में नहीं 62 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आया। हमसे क्या पूछा गया, असत्य पूछा गया, तो असत्य हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों तो सही है। 1960 में ही बंबई से अलग करके महाराष्ट्र बनाया गया और गुजरात बनाया गया, ठीक है ना। ये जो मणिपुर से अलग करके नहीं, ये असम से अलग करके बनाया गया। और नागालैंड राज्य का गठन कब, 1963 में हुआ था, ये याद रखना। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ था, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कश्मीर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, इसमें भी याद रखना, असत्य पूछा गया है। कश्मीर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। पहले क्या, कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह अपने को स्वतंत्र राज्य बनाने के रूप में देखना चाहते थे, ये भी सच बात है। आपने पढ़ा ही होगा कश्मीर का इतिहास कि महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने कहा था ना तो हमें भारत में विलय होना है, ना ही हमें पाकिस्तान में विलय होना है, कश्मीर को हम एक स्वतंत्र राज्य का बनाएंगे, ठीक है। और कश्मीर को कहीं ना कहीं भारत का स्विट्जरलैंड बनाएंगे, ऐसे उनके सपने थे। लेकिन फिर पाकिस्तान ने यह दावा किया कि कश्मीर में चूंकि हिंदू राजा है लेकिन पॉपुलेशन मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो इसको राज्य को पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने वहां पे आक्रमण शुरू कर दिया कबायली लोगों के द्वारा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम आ जाते हैं फिर क्या, पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबंध है क्योंकि राज्य की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। देखो ये बात भी सही है, जो मैंने अभी बात बताई कि पाकिस्तानी नेता मोहम्मद अली जिन्ना यही कहते थे कि कश्मीर को भी भारत का, अब कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए क्योंकि उसमें मुस्लिम डोमिनेटेड है, मतलब मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए वो राज्य बनना चाहिए, ये भी सही है। फिर क्या है, शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दे और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते थे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराज पद छोड़ दे और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ये बात नहीं चाहते थे। तीसरा क्या, अक्टूबर 47 को पाकिस्तान में कबायली घुसपैठ है, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिक्किम राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संघ में विलय से पूर्व यहाँ की रक्षा एवं विदेश मामले का जिम्मा भारत सरकार का था, जबकि यहाँ के आंतरिक प्रशासन बागड़ और यहाँ के राज्य चोग्याल के हाथ में। देखो अगर आपने सिक्किम के विलय के बारे में पढ़ा हो तो ये इंफॉर्मेशन वहीं से संबंधित है, अच्छे से समझो। देखो क्या दिया गया है, हमसे क्या पूछा गया है, कथनों पर विचार करना है और उनमें से कौन सा कथन सत्य है, इस पर हमें बात करना है। पहला कथन क्या है, भारत संघ में विलय से पूर्व, मतलब जब सिक्किम भारत में नहीं मिला था उससे पूर्व की स्थिति बात चल रही है। पूर्व यहाँ की रक्षा विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था, बिल्कुल सच बात है, भारत सरकार का था। जबकि यहाँ के आंतरिक प्रशासन की बागड़ राजा चोग्याल के हाथ में थी, ये आपने नाम सुना ही होगा, राजा चोग्याल के हाथ में, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है, ठीक है ना, हमसे सही। सिक्किम का भारत में विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था, ये भी सही है, प्लेबीसाइट कराया गया था, प्लेबीसाइट को बोलते हैं, जनमत संग्रह कराया गया था, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही, ये भी सही। फिर क्या है, सिक्किम भारत का 23वां राज्य है, ठीक है ना, ये एस वो वाला एस आ जाएगा, सिक्किम भारत का 23वां राज्य है। तो देखो ये गलत है, 23वां राज्य नहीं था, सिक्किम भारत का 22वां राज्य था, ये फैक्ट आप याद रखना, 22वां राज्य था, 22वां राज्य था। तो हमारा कौन सा पूछा गया, सत्य। तो पहला और दूसरा तो ऑप्शन कहां है हमारे, ऑप्शन बी, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड 1963 में राज्य बनाया गया,
मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? अब आपको ये सही बताना है। देखो, नागालैंड को जो भी मैंने पीछे बताया था, अगर आपको याद हो, पीछे क्वेश्चन आया था हमारा इससे संबंधित। हाँ देखो, 1960 में बम्बई, तो देखो नागालैंड का राज्य गठन 1963 में बताया था, सही है। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आया, ये भी सही है। और बम्बई 1960 में। देखो, अगर इसको आप यहीं से समझो तो ये क्या कह रहे हैं, नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया, ये सही है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में बनाया गया, ये भी सही है। जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये कब दर्जा दिया गया था? 1987 में। 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन से सही हो जाएंगे हमारे? एक और दो, एक और दो, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 36, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपने पढ़ा हो तो देशी रियासतों का जब एकीकरण हो रहा था, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत, जो हम कल भी मैंने जो आपको क्लास क्वेश्चन कराए थे उसमें ही बताया था, ठीक है ना। तो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। तो उसमें जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो उसमें जो रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? हम अरे रक्षा मंत्री नहीं, सॉरी, गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। तो सरदार पटेल की राज्यों के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसमें यह सवाल पूछा गया इनके अलावा किन दो। तो देखो, जो राज्य मंत्रालय बनाया गया था उस राज्य मंत्रालय के सचिव थे बीपी मेनन। अगर ये आपने नाम सुना हो, बीपी मेनन, ये इनके भी सचिव थे, ठीक है ना। तो इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी देशीकरण में, राज्यों के एकीकरण में। और लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन और कृष्णमाचारी, ये गलत हो जाएगा। बीपी मेनन, अंबेडकर, इनका कोई संबंध ही नहीं। अंबेडकर, कृष्णमाचारी, इनका भी संबंध। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन फिर, अन्य रियासतों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन रियासतों में भारत में शामिल होने से विलंब किया? वैसे पता है 500 प्लस रियासतें थी जो भारत में विलय के लिए मान गई थी, ठीक है ना। सबने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था, और उसका पूरा श्रेय जो भी हम पीछे पढ़ चुके कि सरदार पटेल को, बीपी मेनन को और माउंटबेटन को चाहता है। लेकिन बहुत सी रियासतें बच गई थी, तो तीन रियासतों के नाम पूछा गया। देखो, जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू कश्मीर, उदयपुर कपूरथला जम्मू कश्मीर, हैदराबाद उदयपुर त्रावणकोर। तो अगर आपने पढ़ा हो तो इन तीन रियासतों के पहले अगर जिसने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ठीक है ना, वो किसने की थी? त्रावणकोर ने। लेकिन वो भी फिर मिल गया था। लेकिन इधर दूसरी बात पूछी गई है, तो इधर कौन सा था? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन्होंने बिल्कुल भारत में मिलने से मना ही कर दिया था। और तीनों में से दो का, जूनागढ़ में कहीं ना कहीं जनमत संग्रह कराया गया था, और इसका जो राजा था वो छोड़ के चला गया था पाकिस्तान। जो बैनर्जी भुट्टो है ना, इनके ही परदादा थे, ठीक है ना। जूनागढ़ यहाँ जनमत संग्रह कराया गया था, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। और जम्मू कश्मीर तो आपको पता ही है कि हालत अभी भी खराब है, ठीक है ना, और ये सरदार पटेल ने नहीं कराया था। और हैदराबाद का पता ही है, यहाँ ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, ठीक है। तो मूवी भी देखना चाहो तो देख लो, रजाकार करके अभी मूवी आई है लेटेस्ट, ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद। इसके बाद आ जाओ, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संघ को सिक्किम में सम्मिलित किया गया था? जब ये हम पीछे पढ़ के आए, ठीक है, तो ये 36वें संविधान संशोधन से, इसमें कुछ वो ऐसा नहीं है, फैक्ट इंफॉर्मेशन है। राज्यों की सीमा क्षेत्र में वृद्धि, वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में किसकी पूर्व मंजूरी है? देखो, पूर्व मंजूरी किसकी? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या राज्यपाल। तो आप इसमें आराम से लगा, राज्यपाल का कोई संबंध नहीं है, या संसद से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति है, प्रधानमंत्री से भी कोई मतलब नहीं है। तो ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि किसी भी राज्य में अगर सीमा में परिवर्तन करना है, वृद्धि करना है या कमी करना है, तो हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से नए राज्य के रूप में निर्माण हुआ था, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको पता ही है, तेलंगाना है।
तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश को अलग करके बनाया गया था, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश को, एक तेलंगाना और एक क्या बना था, एक आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, 2 जून 2014 को। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम अनुसार कीजिए। देखो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, आपको इनके निर्माण को क्रम अनुसार बताना है। अब इनके निर्माण को आप क्रम अनुसार तभी बता सकते हो जब आपको इनकी डेट याद हो, ठीक है। तो देखो जो हिमाचल प्रदेश है ना, इसका गठन हुआ था 1971 में। मणिपुर का गठन हुआ था 1972 में, जो अभी हम देख के आए, ठीक है ना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनको अलग करके बनाया गया था, जो अभी हम देख के आए थे 1987 में। 19 रुको 1987 में, ठीक है। 1987, 1987 में। और असम तो देश आज़ादी के समय ही हो गया था, तो ये 1947 के समय। तो अगर आपको क्रम बनाना है, ठीक है ना, क्रम बताना है, तो ऑप्शन में क्या है, क्रम अनुसार। सबसे पहले 1947 सी, इसके बाद आ जाओ हिमाचल प्रदेश 1, फिर 72 2, और फिर लास्ट में 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। हिमाचल प्रदेश 1971 में, ठीक है ना, मणिपुर 1972 में, और मिजोरम 1987 में, और असम 1947 में, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है, कानून द्वारा संभव नहीं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 या 16 क्वेश्चन किया था, जो उसमें अनुच्छेद 3 के संबंध में ही पूछा गया था, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आराम से उसका टिक, नए राज्य का गठन ये भी पूछा गया था, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन ये भी है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये भी, नए राज्यों का परिवेश। तो देखो ये जो तीनों है ना, ये तीनों, कि नए राज्यों का गठन ये भी अनुच्छेद 3 में बात की गई, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन ये भी 3 में बात की गई, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये भी तीनों में बात की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं नए राज्यों का प्रवेश ये इसमें बात नहीं की गई है, अनुच्छेद 3 में बात नहीं की गई है कि अगर नए राज्यों का प्रवेश करना है तो अनुच्छेद 3 में नहीं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, संभव नहीं है, ऑप्शन डी, ऑप्शन द हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, ये नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन आ गया। कौन से अनुच्छेद, तो देखो अगर नागरिकता को आपने पढ़ा हो, नागरिकता हमें कहाँ देखने को मिलता है, भाग 2 में नागरिकता मिलती है हमें देखने को। नागरिकता का प्रावधान है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, ठीक है ना, जो कि आर्टिकल कहाँ से 5 से 11 में हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंध है। 3 से 10 नहीं, 4 से 11 नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 से 11, 6 से 11 नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, स, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। अगर कोई भारत में नए राज्य का निर्माण करना है, नए राज्य के सृजित करने वाले विधेयक पारित होना अनिवार्य है। अनिवार्य तो पहले संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। संसद के साधारण, हाँ संसद के साधारण बहुमत से काम बन जाता है, आपको कोई भी 2/3 राज्यों को जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है ना, कि किस किस विधेयक के लिए 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और मैं हिंट दे रहा हूँ, ये जनरली आपको मिलेगा केंद्र राज्य संबंध में, ठीक। फिर आ जाते हैं संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा क्या होता है, साधारण बहुमत के द्वारा काम हो जाता है। चलो भाई यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं 46।
निम्न में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था? निम्न में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर राज्य बना था? ठीक है, तो भाषा के आधार पर अभी हमने पीछे भी चर्चा की थी, कौन सा आ जाता? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार? ये मिसलेनियस है, विविध टाइप के क्वेश्चन है, विविध प्रश्न है, ठीक है ना, विविध प्रश्न है, मिसलेनियस जिसको बोलते हैं, मतलब इसमें कुछ भी पूछ लेते हैं, इसमें जनरली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है और ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। तो देखो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो अगर आप अभी भी 2024 का भी इलेक्शन अगर थोड़ा बहुत देख रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जो लेफ्ट की गवर्नमेंट है ना, उसको ही साम्यवादी बोलते हैं। जो एलडीएफ अगर हो तो केरल में बनी थी, ठीक है ना, एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो वो कौन सी हो जाएगी? केरल। ये फिर क्वेश्चन नंबर 48, नए राज्यों के अस्तित्व के आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित या सम्मिलित नहीं है? इसमें यह पूछा गया है कि ये राज्य हैं, कौन से सम्मिलित नहीं? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम। गुजरात 1960 में, महाराष्ट्र 1962 में, पंजाब 1956 में, सिक्किम 1974 में। सवाल पूछा है सम्मिलित नहीं है, ठीक। तो गुजरात है, गुजरात का भी हमने देख के आया था कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र को ही काट के गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया था मुंबई को 1960 में, भाषा के आधार पर मराठी भाषा और गुजराती भाषा। तो संभव नहीं है, तो पहला तो सही है। महाराष्ट्र ये गलत है, ये 1962 में नहीं, 1960 की बात है। तो ऑप्शन हमारा क्या है? दो किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है और इसमें। तो ये दावा बातों खत्म हो गया। पंजाब 1956 में, सिक्किम 1974 में, ठीक है ना। तो पंजाब 1956 में नहीं बना था और सिक्किम 1974 में, तो ये कहीं ना कहीं 1974 में। तो ऑप्शन अपने हो जाएंगे कौन से? केवल दो और नहीं, केवल एक, केवल एक, दो, तीन। सम्मिलित नहीं, अच्छा सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित में दो और चार, ये वाला है, ठीक है ना। ये मीठा कहाँ गया रेजर? ठीक है ना, सिक्किम, सिक्किम दो और चार। फिर आ जाते हैं 49 क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है? यह भी मैंने बताया कि नागरिकता से संबंधित भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 में, ठीक है। और कल जो क्वेश्चन पढ़ा था शायद उसमें ही समझाया था। तो नागरिकता जो अधिनियम बनाया गया था 1955, उसी में ही आप नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता अधिनियम 1955 में ही इसकी बात की गई है, ठीक है। इसमें आप क्या है, नागरिकता अर्जन व समाप्ति। तो नागरिकता अर्जन जो है ना, वो आप 5 तरीके से नागरिकता पा सकते हो, 5 तरीके से नागरिकता अर्जित की जा सकती है, अर्जित की जा सकती है। की जा सकती है। पहला क्या है? जन्म से, बाई बर्थ, वंश से, बाई डिसेंट, फिर पंजीकरण से, बाई रजिस्ट्रेशन, देशीयकरण, बाई नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण, और अर्जित क्षेत्र मतलब इनकॉर्पोरेट रीजन, अर्जित क्षेत्र। ये 5 तरीके से। फिर क्या? समाप्ति वंचन, तो आप स्वतः त्याग लिख सकते हो, त्यागना, ठीक है ना, या बर्खास्त, टर्मिनेशन भी बोलते हैं, या वंचन, छीन लेना नागरिकता। ये 3 तरीके से आप नागरिकता पास खत्म कर सकते हो, 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना। ये 3 तरीके से, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? नागरिकता अधिनियम 1955 में, ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 50, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी विधि नागरिकता प्राप्त करने की विधि नहीं है? तो देखो, अभी जो मैंने बताया ना 5 तरीके से, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीयकरण से, राज्य क्षेत्र को सम्मिलित होना,
लेकिन विदेशी नागरिकता और दोहरी नागरिकता इससे आप नहीं पा सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, पंजीकरण से हो सकता है, तो इसमें आंसर गलत होगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, विदेशी नागरिकता और दोहरी नागरिकता। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो देखो आज हमने कम से कम 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। 40 क्वेश्चन में हमने प्रस्तावना से संबंधित किए और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित किए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम या तो मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन करेंगे या जुडिशरी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। दोनों में से किसी भी टॉपिक से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। आप दोनों टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। उसमें एमपीपीएससी के भी क्वेश्चन होंगे और उसमें यूपी पीएससी के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और बाकी स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन होंगे। मतलब ओवरऑल उसमें भी 50+ क्वेश्चन होंगे। अभी हमने 40 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो आगे लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बड़े ध्यान से शांति से सुनने के लिए सबका धन्यवाद।